अब हम लोग नया चैप्टर की बात करते हैं। वो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चैप्टर में से आता है ये सवाल। इसमें क्या है, हमें ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 6 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। 6 पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये 6 पॉइंट अपने कॉपी पे उतार लेना, जिससे कि आप आसानी से सवाल को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये जो 6 पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके रिलेट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि मान लो मैं आपको पहले अवकलज का मतलब तो समझ में आ गया था। अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन मतलब किसी चीज को बिखेरना, अलग अलग करना। मतलब बिखेरना तो बहुत चीजें आसान होती है हमारे पास। कि अब जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, अब फंक्शन में सबसे पहले आप देखो कि फंक्शन में विद्यमान फलन क्या होता है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब कोई नंबर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, किसी तरह से नंबर बढ़ता है। जैसे मान लो मेरे पास अंतराल a b परिभाषित फलन को f(x) यानी विद्यमान फलन कहलाता है यदि x1 और x2। देखो बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर समझना ज्यादा जरूरी है कि ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप आसानी से उस सवाल को कर सकते हो। देखो यहाँ x1 है, x1 की वैल्यू आप मान लीजिए आपके पास 4 है। x1 की वैल्यू आपके पास 4 है। सपोज आपके पास x2 की वैल्यू क्या होगी, 6। तो x 4 है और 6 कितनी है वैल्यू 6 ज्यादा है, यानी कि ये पोजीशन हमारी क्या है, सही है, यानी कंडीशन सही है। मतलब ये इसके और मुंह खुला होता है ना बेटा, वो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। इसकी वैल्यू यहाँ पर बिगेस्ट होती है, यानी ग्रेटर देन होती है बाय द वे दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू अगर मान लीजिए आपका 4 is greater than 6 है, यानी ये वैल्यू आपकी बड़ी है, तो आप आसानी से इस चीज को देख सकते हो। अगर मान लो अगर आपकी वैल्यू ट्रू नहीं है, कंडीशन जैसे मान लो मेरे पास एक कंडीशन आ गई 5 greater than 2, तो ये कंडीशन क्या ट्रू है? नो, क्योंकि ये जो मुंह खुला हुआ है यानी कि बड़ा है क्या 2 5 से? नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, विद्यमान फलन नहीं होगा। तो विद्यमान फलन कब होगा, कि जब वो फलन इस कंडीशन के वैरी करेगा कि अगर 4 वैल्यू कम होनी चाहिए और इधर जो आपकी दूसरी वैल्यू होनी चाहिए यानी x2 उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां थोड़ा फोकस करिए इस चीज को कि जो x1 है वो x2 है, वो इस वैल्यू को देखेगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं निरंतर विद्यमान फलन। अच्छा, विद्यमान समझ पा रहे हो? विद्यमान का मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऑर्डर है, वो ऑर्डर कैसे डिक्रीज है, इंक्रीज ऑर्डर में है। हमारे पास जैसे मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है जैसे नंबर है, अब नंबर देखो एक एक करके यहाँ से बढ़ेगा, 1 then 2 then 3 then 4 ऐसे करके देखो आपकी नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इसके जो सराउंड पे जैसे मान लीजिए ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग इतना ही है, तो ये चेक कर लेता है कि इसका जो मान है इस वाले मान से ज्यादा आ रहा है, यानी ग्रेटर देन आ रहा है। तो इसका ग्रेटर देन आने का अर्थ होता है कि जैसे इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, विद्यमान फलन है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन केवल सेक्शन को देखा जाता है कि अंतराल मतलब डिफरेंस कितना है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, इस बार डिफरेंस होगा a to b to c to d, तो a और b का डिफरेंस कितना है कि भैया इतना डिफरेंस हो रहा है इन दोनों में, ये दोनों बिल्कुल थोड़ा सा कम ज्यादा है। या ये देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस में ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है ना। तो इसी टाइप से आपको निरंतर का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब पिछले वाले वीडियो में देखिए वहां मैंने कंटिन्यूटी समझा रखी है कि कैसे कंटिन्यू करा जाता है, कैसे वैल्यू को रखा जाता है। तो इसी चीज को निरंतर विद्यमान मतलब जो कंटिन्यू चलती रहे फ्लो एंड वैल्यू, तो उसकी परिभाषित फलन फंक्शन ऑफ fx, जहां निरंतर विद्यमान फलन जो है x1 is greater than x2, यानी x1 की जो वैल्यू है वह x2 की वैल्यू से ज्यादा होगी। उसके बाद फंक्शन दोनों ही हमारे पास है, दोनों ही फंक्शन क्या करते हैं, देखो ये देखो यहाँ पर ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा नहीं दिखाया है। ये चीज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि जो x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू वो बिलोंग्स करेंगी। इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग। तो अभी इस साइन का मतलब जो बिलोंग्स होता है, ये बिलोंग्स क्या करता है कि ये जो वैल्यूज है, इनकी जो वैल्यूज है वो बिलोंग्स करेंगे a और b में। a और किसमें करेगा, b में करेगा। अब ये फंक्शन ही है कि फंक्शन x1 छोटा होगा, फंक्शन x2 बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब और अच्छे से बात करते हैं कि निरंतर विद्यमान फलन क्या है। जहां पर देखो x1 की जो वैल्यू है x2 की वैल्यू से क्या हो रही है, बिगेस्ट है। ये भी आप बोलोगे सर सेम कंडीशन है, बट यहाँ देखो यहाँ मैंने इक्वल टू लगा रखा है। विद्यमान में क्या हो सकता है, इक्वल भी वैल्यू हो सकती है, बट इसमें इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल हुआ तो कंडीशन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास 6 हो गया इज ग्रेटर देन, फिर मेरे पास 6 हो गया, दोनों वैल्यूज हमारे सेम होगी, बट देयर आर कंडीशंस आर द प्रॉपर निरंतर, मतलब अगर प्रॉपर देखा जाए तो निरंतर विद्यमान हास्मर में
वैरी करता है, कैरी करता है, बट वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी, सिर्फ डिफरेंट नहीं, बड़ी भी होनी चाहिए थी। सेम होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए थी, ये बड़ी होनी चाहिए थी, बट बड़ी नहीं है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे इसके तो बहुत ज़्यादा डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल पेपर में मैक्सिमम केस पे बहुत ज़्यादा तरीके से आता है और हमें पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखते हुए आंसर करना होगा। और इसके बाद देखिए हाशमान। हाशमान का क्या मतलब है, हाशमान जहाँ पर देखो, इसके देखो कर्ली ब्रैकेट बाहर की ओर रखते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती है, बाहर की ओर आ जाती है, जो कि क्या करती है कि उसको परिभाषित फलन को कहलाता है। इसके बाद इसका हाशमान फलन कहलाता है, जिसमें मान लीजिए जो फंक्शन है x1 इज ग्रेटर देन x2, इसमें देखो यहाँ फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ फंक्शन क्या था, ग्रेटर देन था x2, बट यहाँ फंक्शन क्या है, x1 इज ग्रेटर देन x1 की इस बार वैल्यू ज्यादा है। और आपको पता है ये साइन का मतलब क्या है, ये साइन केवल आपको अगर कोई आपसे पूछे मैथमेटिक्स में ये साइन क्या होता है, तो आप हमसे बोलते हैं भाई ये एक मैथमेटिक्स का एक साइन होता है, जैसे उल्टा ए जो दिख रहा होगा आपको, ये उल्टा ए नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं कि जो हमारा जो ऑर्डर होता है कि जैसे बिलोंग्स करता है, तो ऑर्डर को किस हिसाब से रखा जाए, मतलब जैसे आपके पास सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर 4 नंबर है, अगर आप यहाँ 4 देख रहे हो और ये देख रहे हो, तो आप इसके नंबर को आप बता सकते हो कि भाई ये और इसके क्या है, पैरेलल है, यानी ये जो नंबर है वो कम या ज़्यादा के लिए क्या करता है, बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग्स के लिए ही लगता है अनफॉर्चुनेटली। बट इसे कहा कैसे जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा जाता है कि वैल्यू का इंक्रीज हो रही है कि वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है, इस चीज़ को देखकर। तो देखो यहाँ केवल आपको साइन बताता है कि ये चीज़ क्या करता है कि x1 बोथ दोनों का ही सर्कुलेट करके लिया जाता है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू ए और बाहर की ओर इसका ब्रैकेट खुलता है, इसको हम बहुत अच्छे से सवाल करेंगे तो उसमें देख पाओगे आप, ठीक है। ये तो हाशमान हो गया हमारे पास। फिर आता है निरंतर हाशमान, मतलब कंटिन्यूटी बनेगी। निरंतर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू वैल्यूज आती जा रही है, देन वैल्यू पुट हो रही है, फिर देन आंसर आ रहा है। तो अंतराल क्या होता है, अंतराल आपका समझ लो एक वर्ड में आंसर। अंतराल का क्या मतलब है, अंतराल बोले तो ऐसी चीज जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या है, इसमें परिभाषित फलन कहलाता है। तो x1 और x2 क्या है, x1 और x2 जो है वो x1 और x2 बिलोंग्स करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन सेम अप्लाइड ऑफ दिस मेथड। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखो बराबर भी हो सकता है, बट इसमें बराबर नहीं हो सकता है। इसमें क्या था, इसमें बराबर हो सकता था, इसमें बराबर नहीं हो सकता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, कॉपी में अच्छे से लिखें इस साइन को, बिकॉज जब सवाल करेंगे तो इनकी इतनी जरूरत पड़ेगी कि एक एक सवाल पे नोटिस किया जाएगा। अब उसके बाद परिवर्तन सूत्र क्या होता है, परिवर्तन हम लोग जानबूझ के ले लिए क्योंकि इसके भी कई बार सवाल आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा x जो है, जैसे मान लो मेरे पास ये x वैल्यू है, x जो है वो परिवर्तन के लिए डेल्टा x क्या होता है, बहुत सूक्ष्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि संगत y क्या करता है, अल्प परिवर्तन यानी डेल्टा y जो है वैल्यूज जो है दोनों ही, जैसे मान लो मेरे पास कोई डेल्टा x वैल्यू है और डेल्टा y वैल्यू है, वो दोनों x या y की वैल्यूज को पोलराइज करेगी कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से थोड़ा कम हो, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास y की वैल्यू मान लो 4 है सपोज, और तो डेल्टा y क्या होगा, इसकी वैल्यू थोड़ा कम, यानी कि 3 होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसी। तो वैल्यूज कभी कभार डिक्रीज या इंक्रीज दोनों पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में। और मैथ्स में भी इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा डिक्रीज के लिए किया जाता है, कम के लिए किया जाता है। तो डेल्टा y, तो इसका फॉर्मूला देखो, डेल्टा y सूक्ष्म के लिए तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx एंड डेल्टा x। ओके, तो पर्टिकुलर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पॉइंट, वर्क के बिंदु पर a, b पर स्पर्श रेखा प्रवणता। ये आप याद रख लेना, इस पे तो मेरे नाम से मान के चलिए कि 102% जरूर सवाल आता है, जरूर आता है। रेखा प्रवणता जरूर पूछता है, इनमें से मैं एक बार कह भी सकता हूँ कि 99 या आपके 87% आते हैं, बट ये रेखा प्रवणता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जब हम लोग मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एक न्यूमेरिकल सेपरेट मैं इसी का ही कराऊंगा, बिकॉज इसमें मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। आप जानते हो ये साइन कैसा है, ये साइन जैसे मान लो आपके पास थीटा आपने देखा होगा 10 के बाद थीटा वगैरह या 10 के बाद x वगैरह, तो अब वही साइन क्या है यहाँ पर आता है। तो प्रवणता क्या है, m जो है प्रवणता 10 के बाद क्या है, डिफरेंशिएशन dy/dx, उसकी बेस पावर कितनी है, a, b, बेस पावर कितनी है a, b, जो बेस पावर a, b है वो वैल्यूज को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, क्या करता है, डिफरेंशिएट। तो वैल्यू जो है वो 10 का हम लगाएंगे कि मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे थीटा 60 हो गया, 30 हो गया, तो इस तरह से हम वैल्यूज को देख सकते हैं।
तो आगे चलते हैं, आप न्यूमेरिकल हम वगैरह देखेंगे, तो इसको प्लीज आप लोग अच्छे से समझिए कि प्रवणता क्या चीज है। दैट्स इट। देखो अब बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक में, हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ रह गई है। तो ये क्या है, वक्र के बिंदु ए बी को स्पर्श रेखा के समीकरण। देखो ये समीकरण है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सवाल देखने वाले हैं, और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखो। सबसे पहले क्या है बेटा, इसका समीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेखा का, ये उसी रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण है, ठीक है। अब जो कि कौन सी बिंदु पर स्पर्श रेखा समीकरण है, ए बी की। जैसे मान लो कोई भी रेखा है, जैसे मान लो कोई भी रेखा है, उस पर कोई रेखा स्पर्श करके जाती है, छू लेते हैं, स्पर्श ऐसे करती है कोई भी रेखा। जैसे मान लो स्पर्श करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई रेखा है, उसको स्पर्श करके ऐसे जाती है, छू के, इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। कि जो ये रेखा स्पर्श करके जाती है वही रेखा क्या कहलाती है, हमारी स्पर्श रेखा। वो रेखा का समीकरण हो सकता है कि जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कोई नंबर हो सकता है ए बी सी की जगह पर, जहाँ वो जो समीकरण है वो वैरी करता है उस स्पर्श रेखा पर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण है, और ये उसकी प्रवणता के लिए सूत्र है y माइनस वाई बी और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। बेस क्या है, ए बी। बेस मतलब क्या है, ये वैल्यूज रखी जाएगी ए और बी की, जो हमें पहले से क्वेश्चन में पुट अप होंगे। उसके बाद x माइनस ए। अब दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण, दो वक्रों का मतलब ऐसे वक्र जहां पर क्या होते हैं कि जहां दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट के जाती हैं। काटने का मतलब ये होता है ऐसी वक्र, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वक्र ये हो गया और एक वक्र ये, तो देखो दोनों रेखाएं क्या कर रही है, आपस में काट रही है ना, काट रही है। देखो यहाँ से काट रही है रेखा और एक रेखा यहाँ से काट रही है, तो ये दोनों रेखा काट रही है। यहाँ से क्या होगा, एक रेखा स्पर्श करता हो जाएगा इससे सीधा, इसे टच करते हुए जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ये रेखा की प्रवणता को बताएगा। अब इसके लिए tan थीटा वाला एक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, ये tan इनवर्स m-1 प्लस m2 ये मॉड में होता है, ठीक है। कोई वैल्यू अगर मॉड में होती है, अगर मॉड में कोई वैल्यू माइनस की है तो बाहर आती है तो प्लस की बन जाती है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारा आंसर आएगा, वो वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होकर आएगा। सबसे मेन चीज और इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसकी जो डिफरेंशिएशन है m1 इक्वल टू डी अपॉन dx, फंक्शन है जो पहले का वो और फंक्शन ऑफ दूसरे का, दोनों का डिफरेंशिएशन करके यहाँ वैल्यूज को रखा जाता है। कि अगर m1 आपसे पूछा जाए कि m1 कैसे निकलेगा, m2 कैसे निकलेगा, तो उन्हीं फंक्शन का माइंड में याद कर, उन्हीं फंक्शन का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। जैसे मान लो मेरे पास sin थीटा दे रखा है, सपोज sin थीटा दे रखा है, और मैं आपसे बोलूं इसका m1 निकालो भैया, अच्छा आप यहाँ बोलो m1 से कैसे बताया था, m1 ये बताया था कि भैया जहाँ d अपॉन dx होगा और वो फंक्शन होगा, और फंक्शन हमारा ये है, मान लो फंक्शन हमारा क्या है, यही तो है। अब इसी फंक्शन को मैं अगर सॉल्व करूँ d अपॉन dx, तो d अपॉन dx sin x का क्या होता है, आप मेरे उस वीडियो में जाकर फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर ले, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, cos x, क्योंकि फंक्शन का क्या निकालना है, अवकलन बेटा, क्या निकालना है, अवकलन। अगर फंक्शन का अवकलन निकाल लेंगे, उसका अवकलन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर m2 निकालना होगा, ऐसे ही m2 निकाल सकते हैं, उसी का ही फंक्शन का अवकलन कर देंगे। अब जो अवकलन होकर आएगा वो यहाँ रख देंगे, फिर इन्हीं को फॉर्मूला को सॉल्व करके कैसे भी tan इनवर्स को काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रतिलोम त्रिग्नोमेट्री, मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको ये चीज़ बताया है अच्छे से, कि ध्यान रखें प्रतिलोम में क्या होता है। अगर हमने मान लो cos और sin आ गया, cos और sin आ गया ना, आने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे भी करके इस tan इनवर्स को हटाएंगे। तो पिछली वीडियो में देखिएगा मेरे, तो उसमें tan इनवर्स को मैंने कैसे काटा था, किस तरह से प्रतिलोम में काट दिया जाता है, जिससे कि हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से और समझ में आएगा, अच्छे से देखिए इस चीज़ को। अब उसके बाद आता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखो इससे पहले मैंने एक प्रवणता के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने 102% कहा था पेपर में आने का, ये भी मैं बोल रहा हूँ 102%। इसका मैं भी एक सेपरेट अलग से बनाऊंगा। तो ध्यान में उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी होगी तो मैक्सिमम x बराबर मान लो a वैल्यू रखेंगे अपने मन से, तो उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन, जो कि वैल्यू अगर नेगेटिव आई, माइंड में याद करो बेटा, जब उच्चिष्ट की बात करेंगे अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो आंसर हमारा सही है। अगर वही चीज निम्निष्ट की बात करेंगे और हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव, वो भी डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान रहे कि जब एक बार डिफरेंशिएशन 2 बार इसमें भी करेंगे, 2 बार इसमें भी करेंगे, अगर वही वैल्यू अगर हमें नेगेटिव मिलती है
अगर वही वैल्यू अगर सॉल्यूशन करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास d/dx जो है ये cos x आ गया ना बेटा। अब देखो cos x आ गया एक टाइम करने पर, कितने टाइम पर करने पर? एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरा ये आ गया cos x। इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करो यानी कि d/dx दोबारा लगा तो cos x का क्या हो जाएगा? sin x, लेकिन माइनस का, क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू क्या होती है? माइनस के sin x। तो ध्यान से देखो, जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर क्या आ जाएगा? dx स्क्वायर। तो ध्यान से देखो d स्क्वायर x स्क्वायर ये रहा, तो इसका मतलब क्या है? माइनस की वैल्यू आई है हमारे पास, तो माइनस क्या है? तो यानी ये क्या कौन सी वैल्यू है? हमारी उच्चिष्ट वैल्यू है। जब न्यूमेरिकल करेंगे इस बात पे और ज्यादा चर्चा करेंगे कि जो वैल्यू अगर जैसे माइनस क्या है तो हमें पता चलेगा कि वैल्यू किस चीज की है? हमारे पास उच्चिष्ट की है, मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? उसी वैल्यू हमारी क्या आ जाए? पॉजिटिव। वही वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, माइंड फिक्स हुआ कि अगर हम दो बार एक ही चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा आपको कि जब दो बार डिफरेंशिएशन किया उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, उचिष्ट पॉजिटिव आ गई, निम्निष्ट। दैट्स इट, इतना ही क्लियर है बात। माइंड को क्लियर रखो बस। अभी जब सवाल कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए बात, उचिष्ट होगा या ना होगा इसकी भी एक सिचुएशन है। अगर उचिष्ट नहीं होगा तो जीरो आएगा, अगर उचिष्ट हुआ तो जीरो नहीं, निम्निष्ट हुआ तो जीरो नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभिलंब ये थोड़ा सा अलग है, इससे अलग है इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिलंब क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल का समीकरण क्या है? m into m माइनस का, तो माइनस की वैल्यू के साथ -1। इसका भी एक न्यूमेरिकल छोटा सा आता है या कितना लाइन के क्वेश्चन में आ जाता है कि उसकी जो नॉर्मल है यानी अभिलंब है उसकी वैल्यू है आनी चाहिए। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि हमें चीजें और क्लोजर से अच्छे से देख लो किस तरह से मैंने लिखा है। अब देखो हमारा इसमें टॉपिक पे चल रहा है क्या? ये टॉपिक अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने जा रहे हैं और ये थोड़े से आसान न्यूमेरिकल है जिससे हम लोग ये समझ जाएंगे कि सवाल कैसे किए जा रहे हैं। तो सबसे बेसिकली ये देखना है हमें क्या कि x के पहला न्यूमेरिकल हमारा का एक उत्पाद x इकाई है। क्या है? x इकाई, x नंबर ऑफ इकाई है। अब जैसे मान लीजिए विक्रिय में प्राप्त कुल आय के रुपए में जब x बराबर 15 हो तब, अगर कंडीशन हमें दे रखी है पहले से ही तो हम कोई भी इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फोकस करो कि फोकस करोगे तो कोई भी चीजें आसान नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान हमें यहाँ रखना है। तो x बराबर क्या है? 15 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन क्या है मतलब कैसे? जैसे मान लो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, सबसे पहले मैं d/dx r x फिर d/dx 3x² + 36x + 5 ये है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास है तो देखो ध्यान से, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अब इसके लिए डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसके लिए डिफरेंशिएशन एक बार अलग करेंगे, इसके लिए डिफरेंशिएशन एक बार अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। d/dx 3x² + d/dx यानी कि 36x + d/dx उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 आने के बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे? 3x का क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इसी के नीचे लिखता हूं मैं। जैसे मान लो 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। अब ये क्या है? पावर ऑफ x की पावर n है, तो पावर ऑफ x की पावर n है तो 2 क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। अब जैसे 2 है तो मान लो यहाँ पर इसकी पावर a की पावर कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस 36x, मतलब x वन टाइम है तो जब वन टाइम है तो क्या हो जाएगा? ये चीज 736 आएगी। ओके, अगर कांस्टेंट है तो 0 आएगी। तो 3 2 6x + 36 आपको ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू पे क्या करना है? x बराबर 15 पुट कर देना है। अब बहुत आसानी से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद सिर्फ वैल्यू ही पुट कर देने से आंसर आ जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहाँ ध्यान से, यानी कि 6 × 15 ये बराबर नहीं है क्योंकि बटे समझो, सिंपल ही है। अब 65 90 + 36 तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 और 9 3 12। ओके, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब पहले क्या किया? पहले हमने इसे विक्रय निकाला, भाई 126 के हिसाब से वो अर्न करेगा, कमाएगा। तो इट मींस क्या है? जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या वेरी करता है, उसके डिफरेंशिएशन करने पर
हमें ये पता चलता है कि जो उसका डिफरेंशिएशन है वो एक बार पर्टिकुलर इसके लिए करते हैं, एक बार पर्टिकुलर इसके लिए करते हैं, एक बार पर्टिकुलर इसके लिए करते हैं, ठीक है, तीनों टाइम्स के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस बात को समझे, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, अगर सिंपल x है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 36, है ना। x स्क्वायर था तो पहले कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। एक बार अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी देख लो। पहले ये बाहर आएगा 3, है ना, फिर d/dx इसका होगा x स्क्वायर, x की पावर n का क्या होता है डॉट, हम लोग d/d की पावर x की पावर अगर n है तो क्या होता है n बाहर होता है, यानी कि नंबर कोई भी नंबर ऊपर का होगा वो क्या आ जाएगा इसके बाहर आ जाएगा। उसके बाद उसमें से उसी n में से एक पावर घट जाएगा, सेम इसी चीज को लिखकर x की पावर 2 - 1 कर दिया, क्या कर दिया x की पावर 2 - 1, तो 3 2 6 और x की पावर 1 ही आएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो यही चीज आपको हमने यहाँ नोट की रही। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो वक्र दे रखा है, वक्र y बराबर हमें क्या दे रखा है, y बराबर हमें e की पावर 2x की बिंदु है और इस पे 0,1 पर स्पर्श रेखा का x अक्ष पे कोई बिंदु ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कोई भी आपको क्वेश्चन आए और स्पर्श रेखा पे बिंदु पूछे तो आप सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने से चीजें टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो सबसे पहले d/dx y = d/dx e की पावर 2x। तो सबसे पहले dy/dx तो ऐसे कैसे ही रहेगा एज इट इज, हम लोग लाइन में आगे देखते चलते हैं इसी लाइन को कि dy/dx क्या है, ऐसे कैसे ही रहेगा एज इट इज। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ये e की पावर 2x लिखा है, मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर चूंकि d/dx जो है a की पावर x है सिंपल, तो वो a की पावर x ही सिंपल आएगी, यानी कि जो भी पावर x में कुछ भी होगा वो सिंपल ही आएगा। बट जब भी वो डिफरेंट होगा, x के साथ कोई नंबर एक्स्ट्रा आएगा, तो क्या करेंगे कि हम लोग उसको भी साथ लेके चलेंगे। इस बात को थोड़ा सा नोटिस करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि कोई भी चीज अगर डिफरेंट हुआ, जैसे फॉर्मूले में डिफरेंट हो गया ना, कि बस समझो कि फॉर्मूले में अगर डिफरेंट हो जाए, मतलब जैसे हमारा फॉर्मूला e की पावर x है, अब इसी e की पावर x में अगर 2 आ जाए, है ना, तो अगर कुछ भी डिफरेंट हुआ, कुछ भी डिफरेंट, तो हम लोग उसी समय उसका भी अवकलन कर देंगे जो चीज डिफरेंट है। अब देखो e की पावर 2x है, यहाँ क्या है सिंपल x है ना, अब सिंपल x है तो सिंपल x का फॉर्मूला आ रहा है। अब यही चीज यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है, डिफरेंट हो गया, तो इसी डिफरेंट चीज को हम दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये ध्यान देते हैं जो डिफरेंट है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका डिफरेंट सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग इसका डिफरेंट कैसे होगा सॉल्व, e की पावर x 2x ऐसे ही रहेगा, 2x का क्या होगा कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, डॉट x तो सिंपल बन ही रहेगा। तो ये आ गया सिंबल हमारे पास आ गया। अब हमें स्पर्श रेखा पे कैसे निकाला जाता है, स्पर्श रेखा में सबसे पहली बात रेखा की प्रवणता ज्ञात की जाती है। तो ये अपने माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स कर लो कि रेखा की प्रवणता, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे बहुत 102% जो पेपर में आ सकता है, रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता क्या होती है, रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। अब देखो यहाँ बेस a और कोमा b होता है और हमें a और b दे रखा है, नोटिस करो, या इसे हम लोग x और y भी कह सकते हैं। इस बात का भी ध्यान है, मैं चीजें लिख के बता रहा हूँ, फिर आप अपने कॉपी पे अलग अलग चीजों को लिखेंगे और साफ साफ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोकस करो सिर्फ यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मान लो x यहाँ पर मेरे पास ये है, y हमारे पास ये है, तो यानी 0,1। तो ध्यान से देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2e की पावर 2 × 0, यानी कि अगर किसी की पावर यानी e की पावर क्या होगा 0 होगा, अगर e की पावर क्या होगा 0, तो e की पावर 0 होने के मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, यानी कि सिंपल 2 आ जाएगी। कैसे, चूंकि करके माइंड में अपने फिक्स कर लो, अगर e की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 आती है, तो 2 1 जा 2, इस टाइप से। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि इसके बाद मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट है, ओके। तो रेखा की प्रवणता में ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास वैल्यू है, मेरे पास ये रेखा की परिवर्तन का समीकरण है, ये समीकरण है जिसमें समीकरण में रख करके रेखा का ही प्रवणता के रूप में, प्रवणता के रूप में इसी में रख के, बस ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे। अब मान लो मेरे पास बस ये लास्ट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है कि y, मान लो आपका y रहेगा, y1 क्या है इसमें, y1 आपका मान लीजिए आपके पास रेखा की प्रवणता 0,1 है ना, तो यहाँ इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे।
आप बोलो सर पिछली बार तो हमने x और y माना, वो उसके लिए नेसेसरी था, ये इसके लिए नेसेसरी है। मैं इसको भी x1 और y1 मान सकता हूँ, मैं क्या इसका नाम ऐसे नहीं रख सकता कि इसका x1 नाम है तो y1 नाम है, उससे कोई बेसिकली फर्क नहीं पड़ता। बस बेसिक इतना रखना है कि प्रवणता में जो बेस होता है वो a और b होता है, उसमें कोई क्या नाम आ सकता है। तो उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है 1 2 और x की वैल्यू हमारे पास x ही रहेगी और 0, तो y - 1 = 2x है ना। तो y यही रहेगा और 1 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा 2x + 1। तो ध्यान से देखो मेरे पास एक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अब y का मान अभी हमने जस्ट निकाला है, कितना निकला है 2। तो अब वैल्यू यहाँ पर y जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्या है 2, माने y = ये आ जाएगा, तो अब 2x + 1, अब 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1 = 2x, तो 1 आ जाएगा सिंपल सा, सिर्फ 2x। अब इसके बाद ये 2 इसके नीचे जाएगा तो 1/2। कोई चीज डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू इस तरह से आ जाती है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इट मींस हमने दोनों ही वैल्यूज हमें फाइंड कर ली, यानी पहली वैल्यू हमें 0 मिली है और कॉमा 1 - 2 मिली है प्लस का, ठीक है यहाँ जाकर। तो ये बहुत इजी मेथड था हमारा करने का, प्रवणता निकालने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी इसी तरह से दोनों हमारे पास और भी देखेंगे जो इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा गौर करना प्लीज, थोड़ा सा गौर करना कि इसमें क्या है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में आता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जो मैंने आपको बात की थी कि सब 102% सवाल में आएगा। तो मैंने अभी 2 सवाल की बात की थी, एक रेखीय प्रवणता जो मैंने अभी पीछे तो जस्ट अभी मैंने आपको उसका न्यूमेरिकल दिखाया था, जस्ट ये भी इसके बाद न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करते क्या है, एक एक स्टेप को समझो, स्टेप समझोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले स्टेप में आप इसको पहले लिख लो, एक अच्छे तरीके से लिख लिया जाता है पेपर में भी इस तरह से, और आपने इसे लिख लिया अच्छे से। लिखने के बाद आपने इसको आप इसे y बराबर या किसी के बराबर भी रख सकते हो। फिर क्या करोगे, दोनों का डिफरेंशिएशन, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो dy/dx, और सबका सेपरेट लिख लो। इसका सेपरेट भैया d/dx 2x⁻3, इसका सेपरेट भैया d/dx 15x², इसका सेपरेट अपना d/dx 36x, इसका सेपरेट अपना d/dx 11। बहुत को ऐसे समझना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, कम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले अब देखिए सॉल्व को कैसे करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, अभी जो कांस्टेंट है ये पहले बाहर आएगा × 3, और इसमें से एक पावर क्या आ जाएगी, घट जाएगी हमारी, तो अपॉन सिर्फ एक करेगा, उसके बाद माइनस, फिर 15 बाहर आ जाएगा × 2, फिर x की पावर सिर्फ 1, ओके, पावर एक माइनस हो जाएगी। इसमें देखो x से x हट जाएगा, जिसकी वजह से 36 आएगा ओनली। और यहाँ देखो ये कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है। इस बात को नोटिस कर लेना। 2 3 6x² माइनस 15 2 30 है कि नहीं, 30x + 36। अब क्या होता है, होता ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग को यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाना होता है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लगाना है। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, आने के बाद क्या करना है हम लोग को, इससे पहले कि इसमें हमें अपने आप से यहाँ पर चूंकि लेकर dy/dx जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि dy/dx जो है वो 0 के इक्वल है। आई कैन सपोज दिस क्वेश्चन, कि मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ सपोज कर रहा हूँ कि हाँ कि जो x की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है 0 है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 6x² माइनस 30x + 36। आप देखो इसमें कॉमन क्या है, 36 तीनों एक ही टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं 6 के, तो 6 के टेबल में 6 बार में आता है, ये आता है आपका 5 टाइम्स में, और ये आता है आपका 6 टाइम में, और मल्टीप्लाई कर लो वही चीज आएगी। अब इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा ये 0। अब ध्यान से देखो, जोड़ने घटाने पे हमें 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आना चाहिए 6। तो जोड़ने घटाने पे मतलब माइनस, क्या मैं इसे 2x - 3x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। 3 2 6 and 3 और 2 5, मतलब इसके फैक्टर कर देते हैं, क्या कर देते हैं फैक्टर, तोड़ देते हैं अलग अलग भागों में। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के साथ जाते हैं और इन दोनों के साथ जाते हैं।
एक मेथड समझ लो कि 4 अगर अलग अलग हिस्से रूट है तो 2 हिस्से इधर चले जाएंगे, 2 हिस्से इधर चले जाएंगे। तो इनमें कॉमन क्या है, x है, तो x इसमें इधर आ गया और 2, यानी कि x माइनस 2। फिर माइनस इसमें कॉमन क्या चीज़ है, देखो इसमें कॉमन है आपका 3, क्योंकि इसमें नंबर कॉमन है। इसमें पहले x कॉमन था, देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ कोई नंबर नहीं था इसीलिए हमने नंबर कॉमन नहीं लिया, वहीं का वहीं रहने दिया। तो इसमें एक x है, यहाँ 2x है, तो एक x बाहर आ गया और यहाँ एक x बच गया, यहाँ 2 बच गया, क्योंकि एक x तो वहाँ से खिंच गया। इसके बाद 3x प्लस 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 कॉमन आ गया, तो x जो है x यहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों सब सेम होते हैं ब्रैकेट के, तो उसको एक साइड लिख लिया जाता है और इन दोनों को एक साइड लिख लिया जाता है। तो एक बार x माइनस 2 जो है बराबर 0 कर लिया जाता है, जैसे बराबर 0 चल रहा है ना बेटा, तो वन टाइम में एक बार हम इसको ले लेंगे, एक बार हम इस टाइम को ले लेंगे, यानी कि इक्वल टू 0 स्लैश x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 को वहाँ भेज देंगे, x इक्वल टू 2, तो और उसके बाद x इक्वल टू 3 को वहाँ भेज देंगे, माइनस का तो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, आगे कि नहीं आ गई? अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको क्या बताया आप ये भी नहीं समझ सकते, पर अच्छे से समझिए कि जो मैंने इक्वेशन की है पहले मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया आराम से, डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास ये एक इक्वेशन बनी। तो जैसे क्लास 9th में करते थे, इसका फैक्टर करके मैंने इसके x और x की वैल्यू निकाली, दोनों x की वैल्यू आ गई। अब एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू अपने मन से 3 रख के स्टार्ट करेंगे आंसर को। कैसे करेंगे आंसर, अब देखो अब आंसर आएगा। अभी तुमको क्या करना है, पहले इस वाली चीज का हमें दोबारा अवकलन करना है। किस वाली चीज का, इस वाली चीज का। तो ध्यान से रहे, यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन कर। अब लोग इसका क्या सर, ये हमारी वैल्यू निकली है बेटा, ये हमारी क्या निकली है, वैल्यू। तो इस बात को ध्यान रहे, ये हमारी वैल्यू निकली है तो x की, जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि वैल्यू उच्चतम है कि निम्न है, यानी कि निम्निष्ठ कहते हैं उसे, उच्चिष्ट भी कहते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने से। पुनः अवकलन करने पर, अब जब पुनः अवकलन करने पर करेंगे, तो जब पुनः मतलब दोबारा से अवकलन करेंगे तो इस बात को नोटिस करेंगे कि जो चीज आपको यहाँ d/dx दे रखी है, इट मींस जैसे मान लो d/dy/dx। अब ध्यान से देखो, आपको दोबारा अवकलन करना भी मैं ये सिखा रहा हूँ कि जब मैं अवकलन समीकरण वाला जब चैप्टर कराऊंगा तो उसमें मेरे को यही चीज डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, तो देखो पुनः अवकलन कैसे किया जाता है, निशान क्या होता है, d/dx, ये तो अवकलन का निशान है और d/dx यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कि d का स्क्वायर y, dx dx का स्क्वायर। देख रहे हो, तुम पहले इसको रखना भी नहीं आता होगा आपको, तो ध्यान से देखो d का स्क्वायर y, फिर dx का स्क्वायर पूरे का। उसके बाद एक बार इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे 6x स्क्वायर का, एक बार इसका करेंगे एंड देन एक बार इसका, देन एक बार इसका। तो यानी कि d/dx यानी कि 30x प्लस d/dx 36। तो ध्यान से देखो 6 यानी कि 6 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इनटू 2 और सिंपल x रहेगा, फिर माइनस 30 प्लस ये तो 0 जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 6 2 12x, अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। आप बोलोगे अब क्या करेंगे सर, आप बताइए। आपने बोला सर डबल डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, कभी भी अगर हम उच्चतम निच्चतम सवाल कर रहे हैं तो हमें डबल डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर में हमारे पास चल रहा है d² y और dx²। ये हमारे पास आ गया दोबारा अवकलन करने पर इस वाली चीज को, मतलब एक बार तो हमने इस वाले का किया तो ये आंसर आ गया, तो इस वाले का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आएगा। अब यही वैल्यू आपको आगे ले जाकर आंसर को पुटअप करेगा। कैसे, आपने x बराबर पहले क्या रखा, आपने मन से 3 रखा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 12 into 3 minus 30, 12 3 जा 36, कितना आएगा 6, आया कि नहीं आया 6। अब देखो 6 किस चीज का आया है, प्लस आया। ध्यान से देखो 6 किस चीज का आया है, प्लस। अब मैंने आपको बताया कि अगर प्लस आया तो क्या होगा, वो उचिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा, उचिष्ट होगा, है ना। वैल्यू ऊपर आई है प्लस के, तो अब ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, ये वैल्यू जो आपकी आई है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और ये चीज को उतार लो, जो मेरे वो तो साथ में रहेगी यहीं पर ही। ठीक है, तो अब ये जो चीज आई है आपकी, ये जो वैल्यू 6 आई है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा पूछो मत, क्योंकि ये 6 जो है वो कहाँ रखोगे आप, यहाँ रखोगे। यहाँ रख के चेक करोगे क्या वैल्यू मेरी पॉजिटिव है कि नहीं है, तो रखोगे, देखो रखे कितना आएगा
तो यानी कि पहले वाले में रखेंगे, वो पहले वाले के लिए बनाया गया है। dy अपॉन dx 6 इंटू एक्स स्क्वायर बोले तो अपन यहाँ पर क्या रखेगा 6 का स्क्वायर है ना। अब उसके बाद माइनस 30 इंटू 6 प्लस 36 यानी कि 6 इंटू 36 माइनस 3 6 18 यानी कि 36 देन 6 6 36 का 3 6 6 18 18 और 3 हो जाएगा 19 20 21। क्लियर है? मैथ्स क्लियर होना चाहिए बेटा, मैथ्स क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ 6 हो गया, उसके बाद 11 में से 8 गया तो आपके समथिंग 2 बचेगा, 11 यानी 3 बचेगा। उसके बाद आपके 2 में से 1 गया तो 0, तो उसके बाद प्लस 36 या कितना आ गया वैल्यू, क्या पॉजिटिव वैल्यू आ गई दोबारा से, तो यानी कि उच्चतम मान है कि नहीं। तो वैल्यू समझ में आया कैसे मैंने रखा। और उसके बाद जब ये वैल्यू आपकी आ जाए, तो ये जब वैल्यू आपकी आ जाए तो आपके पास अभी एक ऑप्शन और भी है जो वाला, वो कहाँ पुट करेंगे, यही पुट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पुट किया था x बराबर 3। अब जब x बराबर हम कितना पुट करेंगे 2, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये चीजें अब इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो मैं आपको चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ कि वो आप वैल्यू रखोगे कहाँ, इस बात का ध्यान रखना बेटा। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में जब एक बार आप अवकलन कर लेंगे, इससे तो वैल्यू निकल जाएगी। जब वैल्यू निकल जाएगी तो आपको जब दोबारा अवकलन करोगे तो उसमें वो वैल्यू पुट करनी है, वही आपको जजमेंट देगा, वही जजमेंट करके आंसर देगा। तो देखो ध्यान से, अब मैं x बराबर क्या रखने जा रहा हूँ 2 रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा 2 भी निकला है। तो यहाँ पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 12 इंटू 2 है ना माइनस 30। तो 12 2 24, 24 माइनस 30, तो 24 माइनस 30 माइनस 6, देखो क्या मिला मुझे, और हमें पिछली बार क्या मिला था प्लस का 6, मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब ये क्या है, निम्निष्ठ है, वैल्यू क्या है निम्निष्ठ। अब इसको कहाँ पुट करोगे, आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पर जहाँ मैंने यहाँ पुट किया था पिछली बार, यहाँ पुट करोगे -6, और जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, निम्निष्ठ की। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। इसी में बस इतना ही सा समझना था कि उच्चिष्ट कैसे निकलता है और निम्निष्ठ कैसे निकलता है, वो भी इन्हीं वैल्यूज को जब डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो यहाँ रखकर वैल्यूज एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का जरूर आएगा। और आप अगर बोलेंगे सर क्या पता हमारे इक्वेशन में एक ही बने, ऐसा नहीं होगा बेटा। जब अगर यहाँ एक इक्वेशन बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो पक्का 99% वो 2x वैल्यू बनेगी या x और y की वैल्यू बन सकती है। तो भी वैल्यू जो है आप ऐसे पुट करोगे तो इस तरह से आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू जरूर मिलेगी। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि उच्चिष्ट वैल्यू है और ये निम्निष्ठ वैल्यू है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये मेरी वैल्यू जो आई है वो कैसी आई है, उच्चिष्ट आई है ना, और ये मेरी वैल्यू क्या है, निम्निष्ठ आई है। अब ये वैल्यू आपको बस पुट ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे हम देखते हैं।